दोस्तों, मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश हो गया है। बजट का ट्रेलर हम 1 फरवरी को पेश हुए अंतरिम बजट में देख चुके हैं, जिसके बाद सबके मन में एक ही सवाल था, क्या ट्रेलर पूरी तरह फिल्म में तब्दील हो जाएगा। ये बात पहले से पता थी, बजट में जनता के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन उसकी हेडलाइन मैनेजमेंट अच्छे से की गई, क्योंकि मोदी सरकार को मैनेजमेंट करना अच्छे से आता है। इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट प्रबंधन ऐसा किया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जी हां, जनता के लिए बजट में राहत ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। मोदी 3.0 बजट में जनता कंगाल, लेकिन बैसाखियों के सामने घुटने टिक गए। बिहार, आंध्र प्रदेश पर धन की बारिश हुई, लेकिन पीएम मोदी पर राजनीतिक दबाव साफ दिखा। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। मोदी सरकार के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश का बोलबाला दिखा। अभी सोमवार को यह खबर आई थी कि केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया। इसी तरह आंध्र प्रदेश ने भी बजट से पहले राज्य के लिए ढेरों रियायतें मांगी थी। केंद्र की एनडीए सरकार बिहार के सीएम नीतीश कुमार की जेडीयू और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम के दम पर चल रही है। ऐसे में मोदी सरकार इन दोनों ही राज्यों और पार्टियों के अनुरोधों को मना करने का साहस नहीं दिखा पाई। बजट में बिहार का उल्लेख वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बार बार करा। इसका साफ मतलब था कि सरकार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न देकर उसे अन्य योजनाओं और बजट आवंटन का प्रस्ताव मनाने की कोशिश की। खैर, किस राज्य को क्या मिला और क्या नहीं, ये बात हम बाद में करेंगे। पहले बात कर लेते हैं जनता यानी हमें और आपको क्या मिला। निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया। इसके अलावा सरकार ने न्यू टैक्स रिजिम के तहत नए टैक्स स्लैब की घोषणा की। अब 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख तक के टैक्स स्लैब इनकम पर 5% इनकम टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख का टैक्स स्लैब इनकम होने पर 10% की दर से आयकर लगेगा। 10 से 12 लाख के टैक्स स्लैब इनकम पर 15% की दर से आयकर लगेगा। 12 से 15 लाख के टैक्स स्लैब इनकम पर 20% आयकर लगेगा। 15 लाख से ज्यादा के टैक्स स्लैब आय पर 30% की दर से आयकर लगेगा। दोस्तों, ये कटौतियां ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है। इसका कुल प्रभाव देखें तो जिनकी कमाई सैलरी से ना होकर अन्य स्रोतों से होती है, उन्हें 10,000 का फायदा होगा, जबकि जो नौकरीशुदा लोग हैं उन्हें 25,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने की वजह से सालाना 17,500 रुपए की बचत होगी। आज की महंगाई में लोग जिस तरह की उम्मीदें रख रहे थे वे पूरी नहीं हुई। अगर कर मुक्त आय 3 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया जाता तो 15 लाख से ऊपर सालाना कमाने वाले व्यक्ति को 60,000 रुपए की बचत होती। बात जो समझने की है वो ये है कि एक तरफ तो टैक्स स्लैब बढ़ाकर थोड़ी सी राहत दी है, लेकिन कई बहुत सारी रियायतें छीन भी ली है। जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे थे, वहां अगर कोई स्टॉक को 1 साल तक के लिए रखता था और उसे बेचता था तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% देना पड़ता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। इससे टैक्स पेयर्स को ज्यादा कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस व्यवस्था से 37,500 करोड़ का भार सरकार पर पड़ेगा, लेकिन सरकार इसी सिस्टम से 30,000 करोड़ वसूल कर लेगी और हो गया ना ऊंट के मुंह में जीरा। निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। मोबाइल और मोबाइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर बीसीडी 15% घटाई गई।
इसके अलावा सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया है। इसके बाद सोना चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके अलावा लेदर और फुटवियर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया। केंद्र सरकार 2024-25 में 48,20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करेगी। अकेले 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। रक्षा मंत्रालय को 6.21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया। इसमें से हथियारों की खरीद पर 1.72 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा। सरकार की सबसे ज्यादा कमाई इनकम टैक्स और जीएसटी से होगी। इनकम टैक्स में 19% और जीएसटी से 18% की आमदनी होगी। खर्च के लिए सरकार 27% पैसा उधार लेगी। वहीं सबसे ज्यादा 21% पैसा राज्यों को टैक्स का हिस्सा देना और 16% केंद्र की योजनाओं पर खर्च होगा, जबकि कर्ज पर ब्याज चुकाने में 19% रकम खर्च होगी। नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया गया। 2 साल में 1 करोड़ किसानों की नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। 32 फसलों की 109 किस्में लाई जाएगी। फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। 6 करोड़ किसानों और उनकी जमीनों को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। 2024-25 में कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रोजगार के लिए 3 योजनाएं शुरू की गई। पहली जॉब में 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर ईपीएफओ में पहली बार रजिस्टर करने वालों को 15,000 रुपए की मदद सरकार करेगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। रोजगार देने पर सरकार इंसेंटिव देगी। 1 लाख से कम सैलरी के कर्मचारी रखने पर सरकार नियोक्ताओं के ईपीएफओ अंशदान में हर महीने 3,000 रुपए देगी। शिक्षा में मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित किया जाएगा, जिससे 7.5 लाख तक का लोन मिलेगा। देश भर में हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। लोन पर 3% का ब्याज सरकार देगी। इसके लिए ई वाउचर्स आएंगे जो हर साल 1 लाख छात्रों को मिलेंगे। महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। हॉस्टल और क्रेच की सुविधा से वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। उद्योग में मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई। खरीदारों को ट्रेडर्स प्लेटफॉर्म में शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा 500 करोड़ से घटाकर 250 करोड़ की गई। एमएसएमई सेक्टर में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एमएसएमई अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सकेंगे। इसके लिए पीपीपी मॉडल में ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब तैयार किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अमृतसर कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर पर गया में औद्योगिक केंद्र का विकास होगा। पीएम ग्राम सड़क योजना का फेज 4 शुरू होगा, जिसके तहत 25,000 ग्रामीण बसावटों में सड़कें बनाई जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11,11,111 करोड़ रुपए खर्च होंगे। युवाओं के लिए टॉप 500 कंपनियों में अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत युवाओं को 12 महीने की इंटर्नशिप में 5,000 रुपए का हर महीने भत्ता और 6,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। गरीबों के लिए पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर मिलेगा। इसके लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। किफायती दरों पर लोन मिल सके, इसके लिए ब्याज सब्सिडी भी शुरू होगी। पर्यटन में गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सहायता की जाएगी। नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ओडिशा को टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए सहायता की जाएगी। हेल्थ सेक्टर में कैंसर की 3 और दवाओं को कस्टम ड्यूटी फ्री किया गया। इसमें दवाएं सस्ती होंगी। एक्सरे मशीनों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली एक्सरे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर भी कस्टम ड्यूटी कम की गई है। कॉर्पोरेट टैक्स में ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस की दर को 1% से घटाकर
0.1% किया गया है। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर 35% की गई है। दोस्तों, कुल मिलाकर ये बजट सत्ता बरकरार रखने का एक तरीका है, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष परियोजनाओं का उल्लेख किया। यह अच्छा भी है कि अपनी सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष घोषणाएं करनी पड़ी, इसलिए इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट कह सकते हैं। मोदी सरकार के गठन के बाद पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने बिहार के लिए विशेष दर्जा या विशेष पैकेज की मांग करते हुए एक प्रस्ताव हाल ही में पारित किया था। बिहार में नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता के बीच बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं। भाजपा जेडीयू गठबंधन को उम्मीद थी कि घोषणाओं से चुनाव से पहले उसे जरूरी प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार को वित्तीय सहायता के बारे में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, केंद्र बिहार के गया में एक औद्योगिक पार्क के लिए बजट देगी। यह पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति देगा। बिहार में सड़क संपर्क परियोजनाओं के लिए बजट की घोषणा भी शामिल है। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए केंद्र बजट देगा। इसी तरह बक्सर भागलपुर राजमार्ग को वित्तीय मदद मिलेगी। बोधगया राजगीर वैशाली दरभंगा सड़क मार्ग को मदद मिलेगी। 26,000 करोड़ रुपए से बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन के एक अतिरिक्त पुल को मंजूरी दी गई है। बहुपक्षीय विकास एजेंसियों से सहायता के माध्यम से बिहार के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाएगी। सरकार बिहार में हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल के लिए बुनियादी ढांचा भी स्थापित करेगी। इस घोषणा का अर्थ यह है कि केंद्र सरकार बिहार को विदेशी एजेंसियों से धन उपलब्ध कराएगी, जो बिहार को लोन के रूप में मिलेगा। बिहार सरकार कुछ लोन चुकाना होगा और उसका कुछ हिस्सा सरकार चुकाएगी। इस बजट में पर्यटन का सबसे बड़ा हिस्सा बिहार को मिला है। आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में अमरावती के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि बहुपक्षीय फंडिंग एजेंसियों से धन जुटाया जाएगा और केंद्र के माध्यम से भेजा जाएगा। बता दें कि आंध्र प्रदेश पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी लोकसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन में किंगमेकर सहयोगी के रूप में उभरी है। आंध्र प्रदेश ने नई राजधानी अमरावती को विकसित करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसे केंद्र ने पूरा कर दिया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पानी, बिजली, रेलवे और सड़कें जैसे आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए धन प्रदान किया जाएगा। सीतारमण ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार राज्य में पिछड़े क्षेत्रों को अनुदान देने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा, अधिनियम में बताए अनुसार रायल सीमा, प्रकाशम और उत्तरी तटीय आंध्र के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि बजट से पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अपने एक मंत्री को केंद्र के पास भेजा था, जिसने इन मांगों को प्रमुखता से रखते हुए बजट की मांग की थी। सरकार ने उन सभी मांगों को बजट में शामिल किया। इस बजट में यूपी के लिए कोई उल्लेखनीय घोषणा नहीं की गई। आमतौर पर हर बजट में यूपी को जरूर कुछ न कुछ मिलता रहा है, लेकिन यूपी इस बार नजरअंदाज रहा। यूपी की स्थिति बिहार के मुकाबले बहुत बेहतर नहीं है। बड़ा राज्य होने की वजह से वो हमेशा योजनाओं को तलबगार रहा है। तो क्या इसकी वजह यह मानी जाए कि हाल में लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को राज्य में बुरी तरह शिकस्त दी, इसलिए केंद्र सरकार ने यूपी के सिर से हाथ हटा लिया? क्या यूपी को 2027 के विधानसभा चुनाव तक केंद्रीय योजनाओं का इंतजार करना होगा और तब तक उसे सांप्रदायिक आधार पर बांटने की साजिश जारी रहेगी? इस बजट ने यूपी को लेकर सवाल खड़े कर दिए। खैर, बजट का सार यही है, सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई। आपकी बजट पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।